हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग नई सीरीज शुरू करना जा रहे हैं, इकोनॉमी क्लास 11 एनसीईआरटी। तो इसमें पहला चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो बेसिकली अगर हमें इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट करनी है तो पहले एक आइडिया होना चाहिए कि इकोनॉमी हम कब से शुरू कर रहे हैं। यानी कि इकोनॉमी तो हमारी जब से आपका एंशियंट इंडिया शुरू हुआ था तब से ही आ गया था, आफ्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन, और उसके बाद में मौर्यन एम्पायर वगैरह चलता रहा, तो उसमें भी इकोनॉमी आ गई थी। बट जो हमें इकोनॉमी पढ़नी है वो अराउंड ब्रिटिश एरा से पढ़नी है। कोई बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना, बस एक बेसिक ओवरव्यू लेना है कि बिफोर द इंडिपेंडेंस हमारी इकोनॉमी कैसी थी। क्योंकि अगर आपको पढ़ना है कि इंडिपेंडेंस के बाद हमारी इकोनॉमी कैसी रही, हम क्या क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लाए, क्या क्या हमने चेंजेस किए, तो उसके लिए ये आइडिया ज़रूर होना चाहिए कि हमारी इंडिपेंडेंस से पहले इकोनॉमी की कंडीशन कैसी थी। क्योंकि जो कंडीशन आज़ादी से पहले की रही होगी उसी के बेसिस पे तो आगे की पॉलिसीज़ डिसाइड होंगी कि आगे हमें इकोनॉमी को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। तो इसीलिए ये पहला चैप्टर आपके लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि आप एक ओवरव्यू ले लें कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब तक हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी हो गई थी। ठीक है, तो यही मैंने कुछ हाईलाइट कर रखा है इंट्रोडक्शन में। इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट टू नो समथिंग अबाउट द कंट्रीज इकोनॉमिक पास्ट इवन एज यू लर्न अबाउट इट्स प्रेजेंट स्टेट एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स। ठीक है, तो अगर आपको इकोनॉमी का प्रेजेंट समझना है और उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में थोड़ा जानना है तो उतना ही ज़रूरी है कि आप उसके पास्ट के बारे में भी पढ़ें। The sole purpose of the British colonial rule in India was to reduce the country to being a feeder economy for Great Britain's own rapidly expanding modern industrial base. An understanding of the exploitative nature of this relationship is essential for any assessment of the kind and level of development which the Indian economy has been able to attain over the last 6 decades. अब इसका मतलब क्या है कि कॉलोनियल एरा में आपकी जो इकोनॉमी चल रही थी, फॉर एग्जांपल अगर हम अभी अपनी इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में हम जो भी पॉलिसी लाएंगे उसका हमारा पर्पस क्या रहेगा। हमारा पर्पस रहेगा कि लोगों का भला हो, लोगों के पास पैसा आए, महंगाई ज़्यादा ना बढ़े, दोनों चीज़ों को बैलेंस करना रहेगा। ये दोनों आपस में थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी होती हैं, पैसा ज़्यादा आता है तो महंगाई बढ़ती है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे आराम से, मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन। ठीक है, बस अभी आपको इतना याद रखिए कि ये दोनों चीज़ें बैलेंस करना ही ओवरऑल इकोनॉमी है कि जनता के पास पैसा भी रहे और महंगाई भी ना पड़े। तो हमारी अभी की तो पॉलिसीज ऐसे चलती हैं ताकि लोगों का वेलफेयर हो। लेकिन जब ब्रिटिश कॉलोनियल रूल चल रहा था तो उनका पर्पस ये नहीं था कि इंडिया के लोगों के पास कितना पैसा रहे, उनको इससे कोई मतलब नहीं था आप अमीर रहें गरीब रहें। उनका सोल पर्पस था कि उनका जो इंडस्ट्रियल बेस है, यानी वहाँ जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, वहाँ पर ब्रिटेन में जो इंडस्ट्री चल रही थी उनका भला हो सके। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आगे की जो भी असेसमेंट होंगे, आगे के जो भी आपको डेवलपमेंट होगी इकोनॉमी में, वो समझने के लिए एक ये बेसिक आइडिया क्लियर करना ज़रूरी है कि उस टाइम ये ज़रूरी था ब्रिटिशर्स के लिए कि उनकी जो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज़ हैं वो सरवाइव करें। तो इसी में नेक्स्ट टॉपिक है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। अब उनका सोल पर्पस ही यही है कि ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज चले, इंडिया के लोगों को कुछ भी उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था, अच्छा हो या बुरा हो। तो इंडिया के लोगों की अगर हम बात करें तो हमारा जो मेन लाइवलीहुड का सोर्स था एग्रीकल्चर था। भारत वैसे भी ऋषि प्रधान देश क्या कहा जाता है। हमारे कंट्री में ज़्यादातर जो लोग थे वो कहाँ से पैसा कमाते थे, एग्रीकल्चर से कमाते थे। और इंडिया में कुछ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज भी थी, जैसे कि कॉटन में सिल्क टेक्सटाइल्स, मेटल, प्रेशियस स्टोन वर्कर्स। एक जो नक्काशी का काम था वो इंडिया में बहुत प्रॉस्परस वर्क था। यानी मखमल आपकी जो कारपेट्स होते हैं बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही जिसमें स्किल्स चाहिए होती, वैसा वर्क था जो कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले बहुत अच्छा चलता था। इवन ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी काफ़ी अच्छा रहा। ये सब आपका बिगड़ा था जब आपके वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। अब जब वहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो उन्होंने क्या करा, अब उनको अपना प्रोडक्ट यहाँ बेचना है तो उन्होंने क्या करा, यहाँ के जो प्रोडक्ट बनते थे
उसमें बाधाएं डालना शुरू कर दी। वो कैसे शुरू किया वो हम लोग आगे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आपको ये समझना है कि इंडिया में भी सिल्क टेक्सटाइल, कॉटन, मेटल, प्रीशियस स्टोन वर्क्स ये सब चलता था। एक वर्ल्ड वाइड मार्केट थी, इंडिया की रेपुटेशन थी फाइन क्वालिटी ऑफ मटेरियल में, ठीक है, और हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप। जो भी नक्काशी वाले जो क्राफ्ट्स वर्क होता है ये क्राफ्ट्समैनशिप कहलाता है। तो ये हम फॉरेन कंट्रीज़ में बेचा करते थे सिल्क रूट के ज़रिए, और इससे इंडिया को फिर बदले में सोना चांदी मिलता था, इसीलिए इंडिया को उस टाइम सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो इसके बाद जो इकोनॉमिक पॉलिसीज कॉलोनियल गवर्नमेंट लाई, उनका मेन काम ये था कि जो उनकी होम कंट्री थी ब्रिटेन, वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़े। उनको ये बिल्कुल मतलब नहीं था कि इंडियन इकोनॉमी पे इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इसीलिए उन्होंने कभी भी नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, इस पे कभी भी फोकस नहीं किया। पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम ये क्या होती है ये भी हम लोग आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो इंडिया में जब कांग्रेस बनी, या फिर कह लीजिए कांग्रेस के टाइम पे जो अच्छे अच्छे लीडर्स थे, जैसे कि दादा भाई नौरोजी, और भी फॉरेनर्स थे जैसे विलियम डिग्बी, फिनले शिरास, और भी आरसी देसाई वगैरह, ये सब जो थे इन्होंने इंडिया के नेशनल और पर कैपिटा इनकम की एस्टिमेशन शुरू करी, और तब इन्होंने बताया कि ब्रिटिशर्स हम लोगों को बिल्कुल खोखला कर चुके हैं। तो कहाँ कहाँ खोखला करा था, तो कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं वो वन बाय वन अब हम देखेंगे। तो सबसे पहला तो हो गया आपका एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में अबाउट 85% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन लिव मोस्टली इन विलेजेस। 85% जनता गांव में रहती थी, जिसका डायरेक्ट जो लाइवलीहुड था वो एग्रीकल्चर से आता था, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब जैसे किसी के खेत हैं तो वो उसको डायरेक्ट एग्रीकल्चर से सपोर्ट मिल रहा है, और इनडायरेक्ट यानी अगर किसी का बड़ा खेत है तो वो उसमें कुछ लेबर्स भी लगाएगा, तो उन लेबर्स का भी भला होता था। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली 85% लोग जो गांव के थे एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे। मैन्युफैक्चरिंग तो इतनी कुछ खास सी नहीं दिया में। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसमें कुछ बढ़ावट नहीं दिख रही थी। कंटिन्यूस टू एक्सपीरियंस स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन क्या होता है? थम जाना, रुक जाना, यानी जो एग्रीकल्चर में वृद्धि होनी थी, इंक्रीमेंट होना था, वो कुछ खास नहीं था। हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थी वो तकरीबन देखा जाए तो लो ही रही, या फिर कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत बढ़ी थी, लेकिन वो भी इसलिए बढ़ी थी कि एग्रीकल्चर का एरिया बढ़ा दिया था। यानी पर यूनिट एरिया ऑफ जो प्रोडक्शन है वो उतना ही था, लेकिन ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी। कैसे? क्योंकि जब आप एरिया बढ़ा देंगे तो प्रोडक्टिविटी तो ऑब्वियस से बढ़ेगी। तो अब ये जो स्टैग्नेशन था इसकी दो वजह थी, एक तो था लैंड सेटलमेंट, एक था रेवेन्यू सेटलमेंट, ठीक है। लैंड सेटलमेंट, इसमें क्या होता था? लैंड सेटलमेंट और रेवेन्यू सेटलमेंट में एक जमींदारी सिस्टम था। जमींदारी सिस्टम में क्या होता था? एक जमींदार होता था, उसको एक पूरा इलाका दे दिया जाता था, और उस पूरे इलाके में एक बहुत ही कंसाइज वे में ये पार्ट बताऊंगा, ये आप थोड़ा हिस्ट्री में और अच्छे से पढ़ लेंगे। एक जमींदार को पूरा एक एरिया उठा के दे दिया जाता था। अब उसमें जो गांव के जितने भी खेत आते हैं, जितने भी लोग आते हैं, उनको अपना टैक्स क्या करना होता था? जमींदार को देना होता था। और वो जमींदार किसको देते थे? सरकार को देते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को वो टैक्स देते थे। तो सरकार ने भी डेट फिक्स कर दी थी जमींदार के पास कि आपको इस डेट तक टैक्स चुकाना ही चुकाना। डजेंट मैटर बाढ़ आए, सूखा पड़े, कुछ भी हो, खेत में प्रोडक्टिविटी हो या ना हो, तो खेत वालों से आपको इतना वसूल करना ही है। अगर आप नहीं वसूल करेंगे तो किसी और को जमींदारी दे दी जाएगी। तो इस तरह के सिस्टम चलते थे। तो इन वजहों से भी एक्सप्लॉयटेशन होता था फार्मर्स का। तो वो बिल्कुल भी कोई ऐसी कोशिश नहीं करते थे कि मॉडर्न टेक्निक्स एग्रीकल्चर लेबरर्स को दी जाए ताकि वो और प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके। उन्हें इससे मतलब नहीं था, उन्हें बस जब तक एक्सप्लॉइट कर सकते थे वो करते रहे। उसके बाद आता है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी यहाँ के रॉ मटेरियल बन के बाहर भेजे जाने लगे। क्योंकि ब्रिटेन में क्या था? इंडस्ट्रीज थी, उनके पास खेत तो इतने थे नहीं, इंडस्ट्रीज थी, उन्हें रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती थी, तो उसके लिए वो क्या करते थे? इंडिया से ले आते थे। अब उन्हें जो ले जाना वो ले जाना, वो ये नहीं देखेंगे कि आप जो मटेरियल इंडिया से लेके जा रहे हैं उसमें इंडिया की कमी तो नहीं पड़ जाएगी। अब जैसे इंडिया क्या करता है? अनियन एक्सपोर्ट करता है,
बट अभी बीच में अनियन की डिमांड इंडिया में कम हो गई थी, तो इंडिया ने उसका एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया था, ताकि हमारे खुद के कंट्री में उसकी जो डिमांड है उसको फुलफिल किया जा सके। ये हर कंट्री करती है, ताकि पहले वो देखते कि हमारी कंट्री में डिमांड पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, उसके बाद वो देखते हैं कि हमें क्या एक्सपोर्ट करना है क्या नहीं करना है। बट उनको इससे तो मतलब था नहीं कि इंडिया में क्या हो रहा है, उन्हें तो इससे मतलब था कि उनकी जो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज हैं उनको सामान आराम से पहुंचाया जा सके। तो इंडियाज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रिसीव्ड अ फर्दर सेटबैक ड्यू टू द कंट्रीज पार्टिसिपेशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अब वैसे ही एक्सपोर्टेशन हो रहा था, उसके साथ साथ जो पार्टीशन हुआ उससे हमें बहुत बड़ा झटका लगा। उससे क्यों झटका लगा? क्योंकि हमने जो हमारा जो ईस्ट पाकिस्तान था उसमें जूट प्रोडक्शन काफ़ी होता था, तो वो जूट प्रोडक्शन तो पूरा बांग्लादेश ले गया, तो यहाँ पर हमको एक सेटबैक मिला था। तो ये तो पूरी एग्रीकल्चर की कहानी हो गई। अब इसके बाद हम देखते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर हम बात करें तो even as the country's world famous handicraft industries declined, no corresponding modern industrial base was allowed to come up to take pride of place so long enjoyed by the former। यानी क्या हो रहा था कि इंडिया में जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो ख़त्म हो रही थी, यानी चाइल्ड लेबर के तो वो चलिए दूसरी स्टोरी बाद में देखेंगे। यानी यहाँ पर जो लोग हैंडीक्राफ्ट का काम करते थे, तो अब सीधी सी बात आप सोचिए कि जो हैंडीक्राफ्ट वाला काम है वो बहुत मेहनत का काम है, और एक बंदा एक हैंडीक्राफ्ट में ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है ना, तो उसका जो डिलीवरी रेट है वो भी कम होगा। तो इसीलिए जो वो अपना मटेरियल बेचेगा, यानी अपना जो प्रोडक्ट बेचेगा वो महंगा होगा, जाहिर सी बात है। और वहीं पर जो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज थी वो क्या कर रही थी, उनके पास मशीन्स थी, तो मशीन्स होने की वजह से उनका जो प्रोडक्शन रेट था वो ज़्यादा था। अब प्रोडक्शन रेट ज़्यादा होने से क्या होता है, प्राइस डाउन हो जाता है। आपका प्राइस डाउन होने से जनता कौन सा प्रोडक्ट खरीदना पसंद करेगी, जो जाहिर सी बात है जिसका प्राइस डाउन हो, और क्वालिटी भी उसमें उनको बिल्कुल होमोजीनियस मिलती थी, यानी एक आइडेंटिकल क्वालिटी मिलती थी, यानी एक प्रोडक्ट जैसा होगा दूसरा भी सेम एज इट इज़ वैसे ही बनेगा। अब ये तो थोड़ा लैग आ जाता है ना, एक ह्यूमन मेड प्रोडक्ट में और एक मशीन मेड प्रोडक्ट में, वो ज़्यादा आइडेंटिकल होते हैं। तो इस वजह से एक तरीके से उन्होंने हमारी इंडस्ट्रीज़ को डिस्टेबलाइज करना शुरू कर दिया, यानी जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो ख़त्म होने लगी, क्योंकि लोग सस्ता माल पसंद करते हैं, ये हर इंडस्ट्री की डिमांड होती है। तो अब उनका सस्ता माल यहाँ फ्लोट होने लगा, और हमारी धीरे धीरे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ख़त्म होने लगी, और फिर एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। इस वैक्यूम को ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज़ ने काफ़ी हद तक भरा। तो अब हमारा काम क्या रह गया था, बस एक एक्सपोर्टर रह गए थे रॉ मटेरियल्स का, ठीक है। तो पॉलिसी ऑफ सिस्टमैटिकली डी इंडस्ट्रियलाइजिंग इंडिया वाज टू फोल्ड। फर्स्ट, टू रिड्यूस इंडिया टू द स्टेटस ऑफ मेयर एक्सपोर्टर ऑफ इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स फॉर द अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। पहला तो ये कि इंडिया को सिर्फ एक एक्सपोर्टर बना के छोड़ दिया। दूसरा, टू टर्न इंडिया इनटू स्प्रॉलिंग मार्केट फॉर द फिनिश प्रोडक्ट्स ऑफ दोज इंडस्ट्रीज, यानी अब इंडिया में आप सिर्फ वही प्रोडक्ट खरीदेंगे जो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज से बन के आएगा। अब इसके बाद क्या था, अब जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन हुई उसकी वजह से इंडिया में बेरोजगारी बढ़ गई, और एक नई उसके साथ साथ बेरोजगारी बढ़ी, उसके साथ एक नई डिमांड भी बढ़ी कंज्यूमर मार्केट में, क्योंकि आबादी भी बढ़ती जा रही थी और लोगों की डिमांड तो कम होगी भी नहीं, तो डिमांड तो बढ़ती जा रही थी। अब डिमांड बढ़ रही थी तो उनको कौन फुलफिल कर रहा था, उनके इंक्रीजिंग इम्पोर्ट्स ऑफ चीफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन, ठीक है। तो अब सेकेंड हाफ में क्या हो रहा था, मॉडर्न इंडस्ट्री जो थी बिगेन टू टेक रूट इन इंडिया बट इट्स प्रोग्रेस रिमेन वेरी स्लो। सेकेंड हाफ में जो मॉडर्न इंडस्ट्री है धीरे धीरे वो भी पैर जमाने लगी, लेकिन उसकी प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं थी। इनिशियली अगर देखा जाए तो हमारी जो मॉडर्न इंडस्ट्री डेवलप हुई वो कॉटन और जूट टेक्सटाइल मिल्स तक सीमित थी। फिर कॉटन टेक्सटाइल आपकी डोमिनेट मेनली कौन ओन करते थे, इंडियंस ओन करते थे, महाराष्ट्र गुजरात, और जूट मिल्स जो थी वो ज़्यादातर फॉरेनर्स डील करते थे। तो शुरुआत में जो हमारी मॉडर्न इंडस्ट्री लगी उसमें आपका किस किस का रोल था, कॉटन का और जूट का।
फिर धीरे धीरे आगे चल के आयरन और स्टील इंडस्ट्री भी आने लगी। लेकिन अभी भी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री का एक अभाव था। अब ये कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री क्या है? तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री यानी कैपिटल वर्ड क्या है यहाँ पर? गुड्स तो हमें समझ में आ रहा है कि कुछ माल वाल है जो सामान बेचा जाता है। कैपिटल एक वर्ड है जो अभी आप आने वाले चैप्टर्स में और ज़्यादा से अच्छे से पढ़ेंगे। कैपिटल एक तरीके की इन्वेस्टमेंट, यानी अगर कोई कंपनी खोलेगा तो वो बताएगा ना कि उस कंपनी की कैपिटल कितनी, यानी वो कितना पैसा लगा रहे हैं। इसी तरह से कैपिटल गुड्स एक तरीके की मशीनरी इन्वेस्टमेंट होती है, यानी अगर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो एक तो पैसा लगाएगी, वो उसका कैपिटल हो जाएगा, पूंजी हो जाएगी उसकी, ठीक है। और एक हो जाएगा कैपिटल गुड्स, यानी वो कौन सी मशीनें लगाएगा जिससे कि कार मैन्युफैक्चर हो, तो वो किस में काउंट होगा? कैपिटल गुड्स, क्योंकि ये मशीनें एक बार लग जाएंगी फिर थोड़ी ना बदली जाएंगी। ऐसा तो है नहीं एक मशीन से एक ही कार प्रोड्यूस हो, एक बार मशीन लग गई उससे सैकड़ों कार्स, लाखों कार्स बनती जाएंगी। तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री मीन्स इंडस्ट्रीज which can produce machine tools which are in turn used for producing articles for current consumption, यानी हमारे अभी के करंट के कंजम्पशन के लिए जो मशीनें जो हम फाइनली कंज्यूम करते हैं, उन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जो जिन मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है वो कैपिटल गुड्स में काउंट होती हैं, और उन्हीं की जो इंडस्ट्री होती है उसे कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री कहते हैं। तो ये इंडस्ट्री इंडिया में लगभग ना के बराबर ही थी। देयर वॉज नो सब्सटीट्यूट टू अब ये बात फिर वो आ गई है कि इंडिया में जो हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ख़त्म हुई उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं मिला। इसको पूरा आपके जो ब्रिटेन की इंडस्ट्री थी उसे नहीं जितना टेक ओवर करना था कर लिया, ठीक है। Furthermore, the great rate of new industrial sector and its contribution to the GDP remained very small, यानी अब जो आपका नए इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो ग्रोथ रेट था और जो इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था वो बहुत कम रहा। अब ये जीडीपी क्या होता है? ये जीडीपी भी एक आप ये समझ लिए अंडर द टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, यानी इंडिया की अगर हम जीडीपी की बात करें तो इंडिया के अंदर जितना प्रोडक्शन होगा, डजेंट मैटर कि वो कोई इंडियन कर रहा है या फॉरेनर कर रहा है, जितना भी प्रोडक्शन होगा वो आपका जीडीपी में काउंट होगा, ठीक है। तो ये तो आप जीडीपी से इतना समझिए। तो ये बहुत कम था, जाहिर सी बात है प्रोडक्शन कम होगा तो जीडीपी कम होगा। बाकी जीडीपी के बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये समझ लीजिए जीडीपी बताता है कि आपकी कंट्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। और जो न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो वाज वेरी लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर, ठीक है। अब जो नया इंडस्ट्रियल एरिया था उसमें जो नया इंडस्ट्रियल सेक्टर बन के आया उसमें जो ऑपरेशन का लोड था, यानी कि वहाँ पे जो लोगों का इन्वॉल्वमेंट था या फिर जो सेक्टर में जो आइटम प्रोडक्ट्स होने चाहिए थे बहुत कम थे। यानी अगर हम बात करें रेलवेज, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स, बस ये सब इन्वॉल्व थे। अभी हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में इन सब के बारे में बात करेंगे। अब फॉरेन ट्रेड की बात करी जाए तो इंडिया के बारे में फेमस ही है कि हम एक एंशियंट टाइम से एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन थे। हमारे इवन हमारे पास प्रूफ्स हैं कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन थी तो भी मेसोपोटामिया से हमारा ट्रेड चलता था। फिर आगे चल के एंशियंट इंडिया में पढ़ेंगे कि रोमन एम्पायर के साथ हमारा ट्रेड चला, अरब्स के साथ ट्रेड चला, फिर यूरोपियंस आए पिक्चर में। तो हमारे फॉरेन ट्रेड की एक अपनी पुरानी अलग कहानी है, ठीक है। लेकिन फॉरेन ट्रेड जब कॉलोनियल एरा आया, ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने पूरा इस पे कंट्रोल जमा लिया। यानी अब वो डिसाइड करते थे कि इंडिया किस कंट्री के साथ क्या ट्रेड करेगा। वैसे आधे से ज़्यादा तो हम ब्रिटेन के साथ ही ट्रेड करते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है वो ये चाहेंगे कि हमारी कंट्री का प्रोडक्ट कहीं ना कहीं जाकर डंप हो, तो वो अपने सारे प्रोडक्ट को इंडिया में डंप करते थे। तो 50% से ऊपर हमारे जो प्रोडक्ट थे वो कहाँ से आ रहे थे? ब्रिटेन से आ रहे थे। और उसके अलावा बाकी कुछ थोड़ा बहुत चाइना से, सेलोन यानी जो अब श्रीलंका कहते हैं, और पर्शिया, ईरान, थोड़ा बहुत यहाँ से आ जाता था। और जब से सुइज़ कैनाल बनी, सुइज़ कैनाल बनना अपने आप में एक ऐतिहासिक इवेंट है, ये आप वर्ल्ड हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ेंगे। सुइज़ कैनाल ने क्या करा कि जो पहले हमारा रास्ता था यूरोप का, अफ्रीका को पूरा हम लोग
अफ्रीका के वाटर्स को क्रॉस करके फिर इंडिया पहुंचते थे। इन्होंने क्या करा, यूरोप में बीच से एक रास्ता निकाला, कॉन्टिनेंट को थोड़ा ब्रेक करा, फिर वहाँ से आप डायरेक्ट यूरोप से इंडिया आ सकते थे। तो एक तरीके से इन्होंने क्या करा, सुइज कैनाल बना के यूरोप से इंडिया आने का जो रास्ता था उसको छोटा कर दिया। अब वो रास्ता छोटा होने की वजह से अब ज़्यादा गुड्स आएंगे, अब ज़्यादा मार्केट बड़ा हो गया, तो इस वजह से इंडिया का यूरोप में और फॉरेन ट्रेड बढ़ गया। तो एक इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है इंडिया का फॉरेन ट्रेड का कॉलोनियल पीरियड में, ये है कि हमारा जो एक्सपोर्ट सरप्लस होने लगा, यानी हम एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करने लगे। अगर आप चाइना को देखें, वो भी एक्सपोर्ट सरप्लस कंट्री है, लेकिन वो उनके एक्सपोर्ट से वो अपनी कंट्री को फ़ायदा दे रहे हैं, लेकिन हमारे क्या हो रहा था, हम एक्सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा कर रहे थे, लेकिन ये हमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी दे रहा था। एक्सपोर्ट क्या कर रहे थे हम, जैसे फूड ग्रेन्स, मोटा माटी देखें तो रॉ मटेरियल्स हम एक्सपोर्ट करा करते थे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया की काफ़ी अच्छी रही है, ठीक है। तो ये एक्सपोर्ट ने हमें कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा नहीं दिया। अच्छा, एक बात आपने नोटिस करी, हम इंपोर्ट भी खूब कर रहे हैं, हम ब्रिटेन के गुड्स भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फिर भी हम एक एक्सपोर्ट सरप्लस कंट्री बन के आ रहे हैं। एक्सपोर्ट सरप्लस में हमें जो फ़ायदा होना था, उस फ़ायदे को किसने चुरा लिया, ब्रिटेन ने। क्योंकि वो क्या कहते थे कि आप जो एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें हमारे ऑफिस का जो खर्चा होता है और जो हमें लॉसेस होते हैं, जो हम वॉर लड़ते हैं, और जो ब्रिटिश आर्मी पे खर्चा होता है, तो ये सारे जो हमारे एक्सपोर्ट से प्रॉफिट होते थे, ये सब अपने गवर्नमेंट फंक्शंस के जो आपका खर्चा था उसमें इंक्लूड कर लेते थे। तो अल्टीमेटली जो एक जनता थी, उनको कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा था। तो अब डेमोग्राफिक कंडीशन की बात करते हैं। डेमोग्राफिक कंडीशन में पहली बात याद रखनी, इंडिया में पहला सेंसस हुआ था 1881 में। तो ये तो पूरा फैक्चुअल पार्ट है कि उस टाइम जब सेंसस हुआ तो हमें पता चला कि हमारी ओवरऑल लिटरेसी लेवल लेस देन 16% है, जिसमें फीमेल लिटरेसी लेवल की बात करें तो वो करीब 7%, यानी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ या तो ज़्यादातर मास पीपल को अनअवेलेबल थी, सिर्फ अमीरों के लिए अवेलेबल थी, अगर अवेलेबल भी थी तो हाईली इनएडिक्वेट, यानी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं होती थी। तो अब जाहिर सी बात है, हेल्थ फैसिलिटी ख़राब होंगी तो मोर्टेलिटी रेट बढ़ेगा और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ेगा। मोर्टेलिटी रेट यानी जितने लोग मतलब पर ईयर कितने लोगों की डेथ हो रही है, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी 0 से 5 ईयर्स के बच्चों में जितने पैदा होते हैं उनमें से कितने % बच्चे ख़त्म हो जाते हैं, यानी डेड हो जाते हैं। यानी अराउंड 218 पर 1000 का जो रेशियो था, अब घट के वो 63 पर 1000 हो गया। तो सोचिए उस टाइम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या था, बहुत ज़्यादा ख़राब हालत थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी, 32 ईयर्स, यानी कि एवरेज लाइफ करीब, एवरेज आदमी 32 साल जीता था। आज के वक्त में देखा जाए तो वो 63 ईयर्स है। तो कंपेरेटिवली देख सकते हैं हम लोग कितना आगे आ चुके हैं, और उस टाइम कितना पुअर कंडीशन हमारी हो चुकी थी, कितना हमको एक्सप्लॉइट करा गया था उस टाइम। तो ये तो डेमोग्राफिक सिचुएशन थी। अब हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं, यानी कितनी % जनता क्या काम करती थी। तो अब जाहिर सी बात है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज़्यादा इन्वॉल्विंग सेक्टर था, यानी सबसे ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती थी। लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स एट ए हाई ऑफ 72-75%। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में 10 एंड 15 to 20% जनता इन्वॉल्व थी। अब इसमें भी एक नोटिस करने की वाली बात यह है कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था उसमें भी रीजनल वेरिएशन ग्रो कर रहा था, यानी ऐसा नहीं था मद्रास प्रेसिडेंसी के जो हाल होंगे वही हाल आपके बंगाल प्रेसिडेंसी के होंगे या कैलकाटा प्रेसिडेंसी के होंगे, सॉरी एक ही बात है। तो फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए तो मद्रास प्रेसिडेंसी में जहां आपका वर्क फोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्क फोर्स का डिक्लाइन हो रहा था और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में बढ़ रहा था, वहीं पर अगर हम बात करें उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, वहां पे एग्रीकल्चर में वर्क फोर्स बढ़ रहा था। यानी मद्रास में क्या है, थोड़ा सा आप कह सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, जिसकी वजह से लोग मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे थे। अब एग्रीकल्चर, आपने 9th और 10th में पढ़ा होगा कि डेवलपमेंट की स्टेजेस, पहले हम एग्रीकल्चर सेक्टर में जाते हैं, फिर मैन्युफैक्चरिंग,
फिर सर्विसेज सेक्टर, यानी पहले हम एग्रीकल्चर अच्छा करते हैं, फिर मैन्युफैक्चरिंग अच्छी करते हैं, फिर हम सर्विस सेक्टर में कूदते हैं। तो ये एक तरीके की प्रोस्पैरिटी की निशानी होती है कि जब आपके पास फंड्स हैं, फाइनेंशियली आप स्टेबल हैं, तो उसके बाद आप अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं, अच्छा प्रोफेशन एक्वायर करते हैं, तो आप सर्विस सेक्टर में भी इम्प्रूव करते हैं। तो उस हिसाब से आपका जो वर्क फोर्स का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो भी घटता या बढ़ता रहता है। ठीक है, तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में लगभग इतना ही। इसके बाद आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम बात करें कि तो उन्होंने डेवलप क्या क्या करा था, रेलवेज में काम किया, पोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ये सब कॉलोनियल एरा में डेवलप किए गए। लेकिन ऐसा नहीं था कि उन्हें जनता को फ़ायदा देना था, ये उनके अपने खुद के पर्पज़ से। अब उन्हें रॉ मटेरियल अगर लेके जाना है तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो फैसिलिटी होनी चाहिए। तो पहला तरीका तो है रोड्स। लेकिन रोड्स में क्या था, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो कम था, यानी जितना आप रोड्स को डेवलप करने में पैसा लगा रहे हैं और उसके बाद आपको जितना फ़ायदा होगा उसके मुकाबले आपका जो रोड बनाने में काफ़ी पैसा लग रहा था। इसलिए उन्होंने ये बेटर नहीं समझा कि हम ज़्यादा रोड्स डेवलप करें, और इसलिए फिर रेलवेज़ उन्होंने डेवलप करना शुरू करी। रेलवेज़ में क्या था, अब चीप पड़ रहा था आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है। आज भी अगर आप देखें तो रेलवेज़ इज़ अ चीपर फॉर्म ऑफ लॉजिस्टिक्स। तो इसीलिए उन्होंने रेलवेज़ को डेवलप किया अपने पर्पज़ के लिए। तो 1815 में उन्होंने रेलवेज़ को इंट्रोड्यूस किया। अब रेलवेज़ को इंट्रोड्यूस उन्होंने करा था अपने फ़ायदे के लिए, यानी एक रॉ मटेरियल को इंडिया से बाहर ले जाने के लिए। लेकिन इसके कुछ और भी फ़र्क पड़े। एक तो जियोग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स टूटे, यानी अब जो लोगों की मूवमेंट है, यानी रेलवे से जो गुड्स ट्रांसफ़र कर रही है, तो उसके साथ साथ अब वो लोगों को भी ट्रांसफ़र करना शुरू कर दी। मेरा मतलब है कि लोग भी अब ट्रैवल करना शुरू कर देंगे। तो लोग जब ट्रैवल करेंगे, तो मान लीजिए कोई बंदा कन्याकुमारी में रहता है, तो वो अब वहाँ से थोड़ा बढ़ के नॉर्थ में भी जाएगा, वहाँ जाएगा तो अपना कल्चर लेके जाएगा। तो एक तरीके के जो कल्चर बैरियर थे, कल्चरल बैरियर कि साउथ वाला साउथ में रहेगा, नॉर्थ वाला नॉर्थ में, अब वो टूट रहे थे। लोग एक जगह से दूसरी जगह इजीली जा पा रहे थे, और एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन भी हो रहा था। यानी अब जाहिर सी बात है, लॉजिस्टिक्स इम्प्रूव होगा तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सब भी बढ़ेंगे। अब इससे कुछ नुकसान भी हो रहे थे। तो सोशल बेनिफिट्स which the Indian people gained owing to the introduction of the railways were thus outweighed by the country's huge economic loss। यानी कुछ फ़ायदे भी हो रहे थे, लेकिन ओवरऑल जो नुकसान हो रहा था हमें, उसको ये आउटवे कर रहे थे। यानी हम तक जनता तक वो कोई भी बेनिफिट को पहुंचने ही नहीं दे रहे थे। जो भी बेनिफिट होता था वो गवर्नमेंट टैक्स के नाम पर ले लेती थी, या फिर किसी ना किसी तरह वो अपने पास रख लेते थे। Along with the development of roads and railways, the colonial dispensation also took measures for developing the inland trade and sea lanes। यानी और भी कोशिश हुई कि हम अपना सी रूट बनाएं, यानी जो नदियां हैं उसके थ्रू ट्रेड को बढ़ाएं, कैनाल्स बनाएं। लेकिन ये सब आइडियाज़ ज़्यादा चले नहीं, क्यों वही कॉस्ट बेनिफिट रेशियो इनका बहुत कम रहा, तो इनके बारे में फिर ज़्यादा बात करने का मतलब है नहीं। फिर इसके बाद टेलीग्राफ की बात करें तो टेलीग्राफ का भी इंट्रोड्यूस उन्होंने इसीलिए किया था ताकि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, ताकि सेंट्रल कमांड से बाकी के जो छोटे छोटे शहर हैं उनको इंट्रोड्यूस करा जा सके, उनको कनेक्ट करा जा सके। तो नाउ टू कंक्लूड अबाउट इट, तो हमने देख लिया कि आज़ादी मिलने तक हमारा जो इंडिया का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था बिल्कुल ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुका था, यानी लोग बिल्कुल एक्सप्लॉइट हो चुके थे। और ये वन ऑफ द रीजंस है कि उनको अपना कॉलोनाइजेशन इंडिया में ख़त्म करना पड़ा, क्योंकि अब उनके पास एक्सप्लॉइट करने के लिए कुछ बचा नहीं था, ना ही उनमें ऐसी नीयत थी कि यहाँ के लोगों का कुछ भला करा जा सके। वो बस एक्सप्लॉइट करना चाहते थे, और उस टाइम तो ऑलमोस्ट वो हमें एक्सप्लॉइट कर चुके थे, हमको बिल्कुल ज़ीरो पे ला के खड़ा कर दिया था उन्होंने। तो अब जनता के हाथ में बिल्कुल भी पैसा नहीं था, ना ही लोग इतना काबिल थे कि अपनी खुद की इंडस्ट्रीज डेवलप कर सके।
तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी। प्रिवेलेंस ऑफ रैम्पेंट पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत गरीबी थी, बहुत बेरोजगारी थी। तो इनसे डील करने के लिए कुछ वेलफेयर पब्लिक इकोनॉमिक पॉलिसीज लाने की ज़रूरत थी। तो अब नेक्स्ट चैप्टर में हम यही डिस्कस करेंगे कि ऐसी क्या क्या पॉलिसीज थी जो इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती थी और गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या किया। तो वो सब अब आपका जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।